जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे 1 तारीख 10वां महीना 2023 में पूछे हुए प्रश्न, जो कि आपके बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। आज हम लोग लेकर आए हैं खान सर की बुक की पीडीएफ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंचायती राज है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो किस पर निर्भर है दोस्तों, अगर आपको एक का आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। एक प्रशासनिक ढांचा केंद्रीय सरकार से आर्थिक अनुदान हो जाएगा। ओके ना, एक का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 2 नंबर का। बोल रहा है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब जब क्या दोस्तों, तो जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। ओके ना, देखिए क्वेश्चन को फिर से आप लोग समझिए। बोल रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन की मुद्रा स्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। ओके ना, चलिए 2 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आपका तीसरे नंबर का सवाल बोल रहा है क्या उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्क युक्ति की अपेक्षा होती है। तो कैसी होती है दोस्तों, तो 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। ओके ना, 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे हुए हैं। चलिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि सुधार का उद्देश्य है निम्नलिखित प्राप्त करना, यानी किसके पास प्राप्त करना है भूमि सुधार का उद्देश्य। तो 4 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी के पास है। क्या उपयुक्त सभी के पास है, तो किसके किसके पास है। उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण लोगों की कार्य शक्ति में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। ओके ना, 4 का आंसर आपका डी हो जाएगा। तीनों आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है जो आपसे पूछा है। तो 5 का सही आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान है जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 6 का आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किस देवता को पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, जो आपसे पूछा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नहीं पता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मगर आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, तो क्योंकि थी दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो 7 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा। यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी, यह एक शहरी सभ्यता थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है 8 नंबर का कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो कौन से ग्रह हो जाएंगे दोस्तों जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो 8 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। बुध और शुक्र है जो कि ग्रह है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। ओके ना, हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। तो चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उस संविधान संशोधन का नाम बतावें जिसके द्वारा 3 नया राज्य, तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ। क्या आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि उस संविधान संशोधन का नाम बतावें जिनके द्वारा 3 नया राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ। तो 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। 84वां संविधान संशोधन 2000 है जो कि जिसके द्वारा
3 नया राज्य, तो कौन कौन सा राज्य दोस्तों? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ है 84वां संविधान संशोधन से। ओके ना, चलिए, जो कि 2000 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 10 नंबर का। बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ है। तो किस लिखित की पराजय से समाप्त हुआ है दोस्तों? तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राम राजा से समाप्त हुआ है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11 नंबर का। बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति कैसी रहती है? जो आपसे पूछ रहा है, तो पृथ्वी की गति दोस्तों वो रहती है जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो घटती है, और उसके विपरीत भी सत्य है। ओके ना, तो 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर का। बोल रहा है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बनती है? जो आपसे पूछा है 12 नंबर का प्रश्न कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बनती है? तो कहाँ बनती है दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, देवप्रयाग में बनती है। कहाँ? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बनती है, देवप्रयाग में। चलिए आपका 13 नंबर का प्रश्न बोल रहा है क्या दोस्तों? 13 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है। तो कौन प्रभावित करता है? जो आपसे पूछ रहा है। तो 13 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 13 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, अक्षांश, देशांतर और विषुवत रेखा से दूरी प्रभावित करता है 2 स्थानों के समय को। ओके ना, 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है, तो अक्षांश, देशांतर और विषुवत रेखा से दूरी। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14 नंबर का। बोल रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में होती है दोस्तों? तो 14 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 14 का सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी में होती है। किस में होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15 नंबर का। बोल रहा है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? यानी पूछ रहा है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता है, यानी जो पानी पटाते हैं वो ज़्यादा पटाना चाहिए लेकिन जमाव नहीं, यानी खेत में पानी जमना नहीं चाहिए। तो किस फसल के लिए ऐसा होना चाहिए दोस्तों? तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, चाय की खेती के लिए। क्या? चाय की खेती के लिए उसमें पानी ज़्यादा खोजता है लेकिन जमा हुआ पानी नहीं चाहिए उसमें। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 16 नंबर का। बोल रहा है कि मूलभूत मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है जो पूछा है? तो 16 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ओके ना, 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा। तो मेरा फिर से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। तो 17 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मानित किया गया है, इसका प्रयोजन है। तो इसका क्या प्रयोजन है जो आपसे पूछा है? तो 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ओके ना, 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर का प्रश्न बोल रहा है क्या कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है जो आपसे पूछा है? तो 18 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ओके ना, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो कितने समय के लिए दोस्तों? तो 19 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 महीने के लिए। कितने दिनों के लिए? तो 6 महीनों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। बोल रहा है कि जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 20 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। ओके ना, जब ना तो लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपलब्ध रहते हैं, यानी दोनों में से कोई नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो ऐसे स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है जो आपसे पूछा है? तो वैसे स्थिति में अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए
पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य करता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 21 नंबर का बोल रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय एक को छोड़कर। यानी बोल रहा है कि एक को छोड़कर, इसका मतलब 3 कथन सही होगा और एक कथन कोई गलत होगा। तो देखिए हम लोग क्यों सिवाय छोड़कर जो बोला उसको हम लोग ढूंढते हैं। तो 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। यह देखिए दोस्तों, यह एक है जो कि ये गलत है गौतम बुद्ध के बारे में। क्या पूछा क्वेश्चन को समझिए आप लोग। बोला कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है, सभी कथन सही है सिवाय एक को छोड़कर। इसे एक को छोड़कर यह नहीं लिखा है, मतलब पूरा क्वेश्चन यही ये कहना चाह रहा है। एक को छोड़कर इसको बोल रहा है। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, राजगृह में नहीं हुई थी। ओके ना। चलिए हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसके जरूर पूरा करिएगा। यह क्वेश्चन को बोल रहा है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया कि आगरा में है, अजमेर में है, औरंगाबाद में है या दिल्ली में है। आखिर बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको आंसर कमेंट करके बताना है। आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 23 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर का। बोल रहा है कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा। तो कब पहुंचा दोस्तों जो आपसे पूछा है। तो 25 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। 1498 ईस्वी में पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 ईस्वी में पहुंचा। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। बोल रहा है कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा। तो वो 1498 में पहुंचा। ओके ना। सवाल आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए किस समुद्री तट पर पहुंचा। तो आपको याद रखना है कि कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा था, कालीकट के। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर का। बोल रहा है कि टोरंटो निम्नलिखित से मेल खाता है। तो किस में मेल खाता है? तो 26 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा दोस्तों। चक्रवात से मेल खाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 नंबर का। बोल रहा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था सबसे पहले? तो 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, हड़प्पा खोजा गया था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 28 नंबर का। बोला है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? तो 28 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 28 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी से, उपयुक्त सभी से। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका जो आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कहीं से भी क्वेश्चन आंसर खोज के लाइएगा। क्वेश्चन याद कर लीजिए। बोल रहा है कि टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर आपको जरूर पता होगा दोस्तों। 29 का आंसर आप लोग ऐसे करके कमेंट करिएगा। 29 का जैसे आपको आंसर ए लगे या बी लगे या सी लगे, कुछ भी लगे, आपको ऐसे करके कमेंट करके बताना है। ओके ना। चलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताकर जाना है और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए और इस बार सिलेक्शन लेकर रहिए। तो चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा है आपसे। तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? सी हो जाएगा। मानसरोवर झील से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। कहाँ से है? मानसरोवर झील से है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे। तो किसने कर दिए थे दोस्तों जो आपसे पूछा है। तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी के अधीन कर दिए थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर। बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो 32 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। दयानंद सरस्वती है। कौन है? दयानंद सरस्वती है। ओके ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा
31 नंबर का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतम ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है जो कि अंत ग्रह है, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो कि अंत ग्रह है। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो 33 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह है जो कि अंत ग्रह है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं, तो 34 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 34 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 35 नंबर का बोल रहा है कि सल्तनकालीन सुल्तानों में किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी। तो किसने चलाई थी, तो 35 का सही आंसर आपका हो जाएगा, तो 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था दोस्तों, तो 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। ओके ना, मैडम भिकाजी कामा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 नंबर का बोल रहा है कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो किस अनुसूची में है, तो 37 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 37 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, चतुर्थ अनुसूची में उल्लेखित है। किसमें, चतुर्थ यानी चौथे वाले में। चलिए 38 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो क्या प्राप्ति होती है दोस्तों, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका, 38 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, उत्पाद कर। क्या, केंद्रीय सरकार को उत्पाद कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 39 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है, जो आपसे पूछा है। तो 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, सवाना कहलाता है। क्या कहलाता है, सवाना कहलाता है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। तो किसके बीच संबंध हुई थी, सुगौली की संधि। तो 40 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी सुगौली की संधि। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 नंबर का, बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो कौन रहे दोस्तों, तो 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। कौन रहे थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। ओके ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 42 नंबर का, बोल रहा है कि सदैव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं। तो किस स्थान से मिले दोस्तों, तो 42 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कालीबंगा से मिले। कहाँ से, कालीबंगा से मिले। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। तो डाल्फिन किस वर्ग का उदाहरण, जो आपसे पूछा है। तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मैमोलिया। क्या, मैमोलिया वर्ग का उदाहरण है डाल्फिन। ओके ना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 44 नंबर का, बोल रहा है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो तब महात्मा गांधी क्या थे, जो आपसे पूछ रहा है। तो तब महात्मा गांधी क्या थे दोस्तों, तो 44 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता में थे। क्या, तब महात्मा गांधी कहाँ थे, कोलकाता में थे। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा 45 नंबर का, बोल रहा है कि बगलहीर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो 45 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण विभिन्न विभिन्न है, ये कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं, जो पूछा है। तो 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, आइसोटोप कहलाता है। क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर का, बोल रहा है क्या दोस्तों, 47 का आंसर आपका डी हो जाएगा। बोल रहा है कि हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। क्या, प्रश्न ऐसे पूछा है कि पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है, तो हैजा रोग होता है। क्या, पानी के माध्यम से हैजा रोग होता है। ओके ना, हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि दूध उदाहरण है। तो दूध इन चारों में से किसका उदाहरण है, जो आपसे पूछा है। तो दूध किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो 48 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 48 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, इमसलन। क्या, यानी पायस का उदाहरण है।
इमल्शन का उदाहरण है दूध। ओके ना। चलिए आपका 49 नंबर का क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोल रहा है कि तारपीन का तेल निम्न पेड़ से प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल इन चारों पेड़ों में से किससे प्राप्त होता है जो पूछा आपसे। तो 49 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। किससे प्राप्त होता है, तारपीन का तेल चीड़ पौधे से प्राप्त होता है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हावेरियम क्या है। तो हावेरियम क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 50 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। एक केंद्र जहां चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह करता है उसे हार्वेरियम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 51 नंबर का, बोल रहा है कि अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। तो कहाँ बनता है, किससे बनता है जो पूछा है। तो 51 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, कवक से बनता है। किससे बनता है, कवक से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 52 नंबर का, बोल रहा है कि लाइकेन दो जीवों को सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव है। तो वो कौन से सूक्ष्म जीव है जो पूछा है। तो 52 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, शैवाल और कवक फंजी है। क्या, शैवाल और कवक है जिसे ब्रैकेट में फंजी कहते हैं। ओके ना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 53 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो कौन सूक्ष्म तत्व हो जाएगा दोस्तों। तो 53 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 53 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, बी हो जाएगा। हाइड्रोजन है जो कि सूक्ष्म तत्व है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर का, बोल रहा है कि टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण है। तो वो क्या कारण है जो आपसे कारण पूछा है। तो 54 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 54 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों क्या, पृथ्वी की वक्रता हो जाएगा। ओके ना, वह कारण है पृथ्वी की वक्रता। तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट लिख दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें तो एक थम्स अप का स्टिकर ज़रूर सेंड कर दें। चलिए तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। और अगला बार किस साल का क्वेश्चन आपको चाहिए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।